गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। और सुबह को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मतलब करंट अफेयर ही नहीं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड टॉपिकों के स्टैटिक टॉपिक भी कराते हैं, स्टैटिक जीके भी कवर कराते हैं, जिससे कि आपको अगर बाहर से भी नहीं पढ़े तो यहीं से मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। विभिन्न एग्जामों में हमारी पढ़ाई हुई करंट अफेयर्स आपको सटीकता के साथ मिल जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके के क्या हो एग्जाम हो। ठीक है ना, तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष दे रखा है, बिल 2026 को लेकर के कह रहा हाल ही में पेश किए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था। कह रहा मतदान की आयु 18 से 16 वर्ष करना। ये तो सब नहीं है, ये हमने कभी सुना भी नहीं है। ठीक है ना, कह रहा लोकसभा की सीटों की संख्या 850 करना, नए राज्य का निर्माण करना या जीएसटी स्लैब में बदलाव करना। आप सबको पता है 550 जो लोकसभा की सीटें थी वर्तमान में, उसे बढ़ा करके 850 करना इसका क्या है, एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है ना, है तो और भी चीजें लेकिन यहां यही होगा। ठीक है ना, कह रहा है यह नई बिल जनगणना के आधार पर परिसीमन को मतलब डिलिमिटेशन को क्या करेगा, लागू करेगा। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर कितनी हो जाएंगी, 850 हो जाएंगी। कह रहा है विधानसभा लोकसभा में 33% दोनों में महिला आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू होगा। कह रहा संविधान का अनुच्छेद 81 इससे ही रिलेटेड, कह रहा लोकसभा की संरचना से संबंधित है। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कितनी है भैया, 550 है। ठीक है ना, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भैया राज्यसभा राज्यसभा किस आर्टिकल में है और संसद किस आर्टिकल में है, ये आप लोग मुझे बताओगे। और संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, आप लोग मुझे ये कमेंट में बताओगे। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भारत और किस देश के बीच सिन्वेक्स सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। कौन सा, सिन्वेक्स। ये दोनों देशों के आप झंडे देख रहे होंगे, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम और ओमान। तो किसके साथ किया जा रहा है, तो ये कंबोडिया के साथ किया जा रहा है। आपको कंबोडिया, वियतनाम और ओमान, साथ ही साथ श्रीलंका, चारों देश की राजधानी कमेंट में बतानी है, मैं देखूंगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कंबोडिया। कंबोडिया कहां पड़ता है, जैसे ये इंडिया है तो देखो ये दक्षिण पूर्वी जो देश हैं भारत के, यहाँ ये जो कंट्री आप देख रहे हैं, वियतनाम से सीमा लग रही है, थाईलैंड से इसकी सीमा लग रही है, लाओस से, ठीक है ना, इसकी सीमा लग रही है, यही है कंबोडिया। ठीक है ना, तो भारत और कंबोडिया के बीच ये हो रहा है। ठीक है ना, कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, जिसकी राजधानी क्या है, नाम पेन। ठीक है ना, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंगकोर वाट का मंदिर। तुमसे पूछे, आप ये देख रहे होंगे तो सीधा सीधा कह देना ये कंबोडिया में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, कह रहा यह सैन्य अभ्यास 4 से 17 मई कंबोडिया में आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास करना। और इसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री क्या ले रही है, भाग ले रही है। कौन सी, मराठा लाइट इन्फेंट्री इसमें भाग ले रही है। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट करा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, टीवी रविशंकर को, एम स्वामीनाथन जी को, या रोहित जैन को, या माइकल देवव्रत को। तो ध्यान रखना डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन को अपॉइंट किया गया है। कह रहा भारत सरकार ने, किसने, ये भी ध्यान रख लेना, कौन करता है, भारत सरकार करती है। भारत सरकार ने रोहित जैन को 3 साल के लिए आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। मैं फिर कह रहा हूं, कौन करता है, भारत सरकार करती है। दिमाग में डाल लो कि आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद, इस तरीके से दिमाग लगाएं, भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, वह अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। टी रविशंकर का क्या लेंगे, ये टी रविशंकर का स्थान लेंगे। यही मैं आपको बात करूं तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना आप। साथ ही साथ पूछे आरबीआई की स्थापना के बारे में, तो हिल्टन आयोग की स्थापना पर, हिल्टन यंग आयोग की स्थापना पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो कह रहा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई में एक गवर्नर होता है, वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। नहीं, आप बताओगे वर्तमान में कौन है, क्या शक्तिकांत दास है या कोई और है, मुझे नहीं लग रहा कि शक्तिकांत दास है। आप लोग बताओगे वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि शक्तिकांत दास को तो हटा दिया गया है। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए,
भारतीय सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात की गई स्वदेशी एआई आधारित निगरानी प्रणाली का क्या नाम रखा है? किस पे की गई है? ये एलएसी पर। इस तरह से निगरानी के लिए ये बनाई गई है, सोलर लाइट से ये चलती है, आप लोग ये भी ध्यान रख लेना। वायुलिंक, हिमदृष्टि, आकाश तीर या प्रहार, तो ध्यान रखना कौन तैयार की गई है, तो हिमदृष्टि की गई, आप देख रहे होंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ये तैनात की गई है और ये स्वदेशी एआई आधारित है, ये ध्यान रख लेना। ये पूरे तरीके से एआई आधारित है, ये ध्यान रखना। कह रहा है इसका आंसर हिमदृष्टि कह रहा है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल सेंसर पर आधारित सिस्टम है जो खराब मौसम, भारी बर्फबारी और धुंध के दौरान भी या दुश्मन के सैनिकों या वाहनों की क्या करेगा, हलचल को आसानी से पकड़ लेगा। आप ये देख रहे होंगे लाइन ऑफ एक्चुअल, अगर आपसे पूछे तो देखो ये है, ये अभी चीन के कब्जे में है, ये हिस्सा है ना हमारा लद्दाख का, ये हिस्सा ये अभी चीन के कब्जे में। 1962 का युद्ध हुआ था, उसमें चीन ने हमसे कब्जे में ले लिया है, ठीक है ना। और यही जम्मू एंड कश्मीर में ये जो भाग देख रहे हो आप, देखो ये भाग पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान में, जिसे पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लाइन ऑफ एक्चुअल है, ये ध्यान रख लेना। ये क्या है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इसे किसने कब्जा रखा भाई? तो इसे पीओके के नाम से पाकिस्तान ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से, ठीक है ना। आपसे पूछे एलएसी कहाँ है, तो एलएसी ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन। ये एलओसी है, ध्यान रखना। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है और ये भारत और चीन के बीच सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। ये ध्यान रख लेना, दोनों ही लाइन मैंने आपको बता दिया है, पूछा जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही लांजिया सोरा जनजाति, ये जनजातियां बहुत पूछी जाती हैं, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश में, आसाम में, उड़ीसा में या झारखंड में? तो ये किस में करती है? उड़ीसा में। आप लोग बताओगे आसाम और उड़ीसा और झारखंड और एमपी की राजधानी क्या है, ये आप लोग बताओगे, ठीक है ना। कह रहा लांजिया सोरा समुदाय अपनी समृद्धि संस्कृति और सीढ़ीदार खेती और पारंपरिक एडिटल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये पारंपरिक एडिटल चित्रकला है, ये इसी लांजिया सोरा जनजाति की है, ये ध्यान रख लेना। ये अपनी उनकी पारंपरिक चित्रकला है, ठीक है ना। इसी में कह रहा है वो इनके सांस्कृतिक बदलावों और संरचनाओं को लेकर के चर्चा में रहे हैं। कह रहा है यह भारत के पीबीटीजी, इसका मतलब होता है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का हिस्सा। भारत में कुल कितनी पीबीटीजी हैं? तो 75 पीबीटीजी, जिनमें से सबसे अधिक 13 उड़ीसा राज्य में है। 75 पीबीटीजी में से 13 किस राज्य में है सबसे ज्यादा? तो इनको ज्यादा संरक्षण मिलेगा, सीधी सीधी बात है। आप लोग ध्यान रखना, इनको क्या मिलेगा? इनको ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है भाई। एक सेकंड बस। आगे चलें, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही अगला, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज में से अब तक कितनी सीमाएं पार कर चुकी है? कौन कह रहा? स्टेट ऑफ इंडिया 2026 के अनुसार, ठीक है ना। तो ये आप लोग बताइए फटाफट से। तो इसमें आंसर होगा कितनी? 9 में से 7 बाउंड्री को क्या कर चुकी है? पार कर चुकी है। रिपोर्ट के लिए चेतावनी देती है कि मानवीय गतिविधियों के कारण 9 में से 7 पर्यावरणीय सीमाएं पार हो चुकी हैं। हाल ही में महासागरीय अम्लीकरण 7वीं सीमा बन गया है। क्या बन गया है? 7वीं सीमा, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। कह रहा प्लानेटरी बाउंड्री की अवधारणा वर्ष 2009 में स्वीडिश वैज्ञानिक जोहान रॉकस्ट्रोम द्वारा प्रस्तुत की गई थी और यह पृथ्वी के सुरक्षित जीवन समर्थन प्रणाली का क्या है? हिस्सा है, ठीक है ना। किसके? पृथ्वी के, ठीक है भाई। एक सेकंड बस। अब आगे चलते हैं। कह रहा हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय, कौन सी चाय है ये? तो कांगड़ा चाय है, आप देख रहे होंगे चाय। कह रहा इसको यूरोपीय संघ द्वारा संरक्षित रूप से भौगोलिक पीजीआई टैग है, ये ध्यान रखना। कौन सा है? पीजीआई टैग, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आप लोग
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की राजधानी बताओगे, साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी बताओगे। कह रहा कांगड़ा चाय को यूरोपियन संघ से पीजीआई टैग मिला है, इससे यूरोप के बाजारों में से एक प्रीमियम ब्रांड का दर्जा मिलेगा, जिससे मांग बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश के किसानों की इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। वही मैं आपसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात करूं तो ये अवधारणा 2004 में पहला जीआई टैग हमें कहाँ मिला था, दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल की को मिला था, तभी से चला आ रहा है भारत में पहला जीआई टैग, ठीक है ना। अब इस समय बहुत सारे हो गए हैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है जिसके सेमीफाइनल में हाल ही में भारत ने प्रवेश किया है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? तो इसका संबंध भैया किससे है? बैडमिंटन से। आप देख रहे होंगे पुरुष के लिए होता है ये थॉमस कप, उबेर कप जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है, ठीक है ना। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इसके साथ ही भारत ने इस टूर्नामेंट में कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया, मतलब भारत को अब कम से कम कांस्य पदक तो मिलेगा ही मिलेगा। थॉमस कप पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है, जबकि महिलाओं की क्या है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को उबेर कप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उबेर कप। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, ये भी कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको फंसा देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा मई 2026 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया जाएगा। आसाम में, मेघालय में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो ये ध्यान रखना कहां किया जाएगा, मेघालय में ये किया जाएगा। कहां पे? मेघालय में, ठीक है ना। आपको उत्तराखंड और राजस्थान और मेघालय इन तीनों की क्या बतानी है भाई, राजधानी बतानी है। सब राजधानी में आपसे लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि सभी का एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये जो मैप दे रखा है आपने ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है और यही है क्या, मेघालय, ठीक है ना। ये मिजोरम है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश और बीच में क्या है, आसाम है, ठीक है ना। तो चलें आगे की ओर। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन उमरोई मेघालय में होगा। उमरोई कहां पड़ता है? मेघालय में, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब आसियान के देश क्या होंगे, भाग लेंगे। और ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, ये पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब लुक ईस्ट नहीं, केवल देखना नहीं है पूर्वी देशों की ओर, अब एक्ट करना है, मतलब उनके लिए काम करना है, इसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं एशियाई देशों की ओर, ठीक है ना। तो उमरोई में हो रहा है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कह रहा है मेघालय की राजधानी शिलांग है, उमरोई में भारतीय सेना का संयुक्त प्रशिक्षण नोड स्थित है, जहां कोई विदेशी सेना के साथ युद्धाभ्यास होते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल के पहले सफल साल्वो लॉन्च का परीक्षण किया? आप सबको पता है, इसमें ये कई बार रिवीजन हो गया है। NASM-SR है, जिसे किससे लॉन्च किया है? हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया है, ठीक है ना। कहां पे? समुद्र में, पानी में भी इसे क्या किया है, हिट किया जा सकता है। ये देखा ही है आपने, मिसाइल को तेजी से लॉन्च करना साल्वो कहलाता है, ठीक है। और डीआरडीओ की बात करूं तो 1958 में इसकी स्थापना की थी। समीर बी कोमत इसके क्या हैं, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ये हमेशा डीआरडीओ मिसाइलों की बात करता है और इसरो जो है वो अंतरिक्ष सैटेलाइट की बात करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर कितनी ब्याज दर निर्धारित की है? किस पर? EPF पर 8.10, 8.15 या 8.25 या 8.50। तो 8.25% निर्धारित की है, ये आपके सामने देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना, 8.25। EPFO की स्थापना की बात करूं तो 4 मार्च 1952 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है। ये मंत्रालय जरूर याद रख लेना, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मंत्रालय क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मार्च 2026 में भारत का कुल सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर रहा है? तो 1.5 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़, 2.0 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़? तो इस बार जो है ना रिकॉर्ड तोड़ 2.0 लाख करोड़ रुपए की क्या हुआ है, कर संग्रह हुआ है 2026 में। भारत का जीएसटी कर कह रहा 2,64,00,000 करोड़ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 8.8% अधिक है, ठीक है। राज्यवार संग्रह के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में टॉप पर रहा है, ध्यान रखना। वैसे भी रहता है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी और ये 101 में संविधान संशोधन के तहत एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में क्या किया गया था, तो ये ध्यान रख लेना। 2025 में कितना था, 1.83 लाख करोड़ रुपए। 26 में ये क्या हो गया, 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। टॉप राज्य कौन रहा है जो जीएसटी देता है, वो महाराष्ट्र रहा है।
मई 2026 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? संजय मल्होत्रा, बुमलुंग बुआलमान, दीप्ति गौड़ मुखर्जी या टीवी सोमानाथन? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसको दिया गया है कॉर्पोरेट का कार्य का भार? ठीक है, तो ये बुमलुंग बुअल नाम को दिया गया। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वर्तमान में ये व्यय सचिव हैं। ठीक है, नियमित सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी के अवकाश होने के कारण ही इन्हें एमसीए का अतिरिक्त भार दिया गया है। ठीक है, क्या वर्तमान में भारत की कॉर्पोरेट कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सीता कौन है? निर्मला सीतारमण है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मई 2026 में किस लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष उड़ानों को दोबारा शुरुआत करेगा? कौन लॉन्च व्हीकल के द्वारा? तो ये GSLV, LVM-3, PSLV या SSLV। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ करेगा। PSLV भारत का काफी अच्छा, GSLV PSLV दोनों ही बहुत मस्त लॉन्च व्हीकल हैं, ये ध्यान रखना। तो किसके साथ करेगा? ये PSLV के साथ करेगा, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है ना, PSLV C-62 मिशन में आई तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय से उड़ानें रुकी हुई थी। सुधार के बाद इसरो मई 2026 में PSLV के साथ सफलतापूर्वक अंतरिक्ष मिशन की वापसी कर रहा है। इसरो की स्थापना की बात करूं तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स मतलब भरोसेमंद घोड़ा कहा जाता है। ये 4 स्टेज में है। ये स्टेज 1 सॉलिड है, स्टेज 2 इसकी लिक्विड है, फिर स्टेज 3 क्या है? सॉलिड, और फिर स्टेज 4 क्या है? लिक्विड है। और ऊपर क्या रहता है? इसके पेलोड रहता है। ठीक है ना, और इसे हम इसरो का क्या कहते हैं? भरोसेमंद घोड़ा भी कहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रामलिंगन सुधाकर को, जस्टिस संजीव खन्ना को, या जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल को, या जस्टिस DY चंद्रचूड़? ये मैंने कल भी बताया था। तो जस्टिस अनुपेंद्र सिंह को बनाया गया है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। कह रहा ये कौन से हाईकोर्ट के जस्टिस हैं? तो ये हरियाणा पंजाब के थे। ठीक है, और इसमें कब तक बन सकते हैं? तो 5 वर्ष या 67 वर्ष तक NCLT के अध्यक्ष बन सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं इसे। और ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 1 जून 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना क्या है, कौन से एक्ट के तहत? तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत। NCLT कब बना भाई? ये 2016 में बना। ठीक है ना, क्या करता है? ये कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं इनको रिसोल्यूशन करता है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व में युद्ध के बीच 1 मई 2026 से कौन सा प्रमुख देश ओपेक संगठन से बाहर हो गया है? ये जरूर पता होना चाहिए। ओपेक से कौन देश बाहर हो रहा है, किस तरीके से ओपेक को कमजोर किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है कमजोर, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि ओपेक किस तरीके से कमजोर हो रहा है। तो कोई देश तो उससे निकल रहा है ना। कौन निकल रहा है ओपेक से 1 मई 2026 से? सऊदी अरब, ईरान, इराक या संयुक्त अरब अमीरात? तो बच्चों ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात निकल रहा है। ओपेक के बारे में बेसिक जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो ये फारस की खाड़ी और वेनेजुएला वगैरह के जो तेल हैं, कच्चा तेल, उनको कंट्रोल करता है ये ओपेक संगठन। ठीक है ना, जब ये ओपेक क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, तो कच्चे तेल की मार्केट पर ओपेक का कंट्रोल अपने आप क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए इंपोर्टेंट ये है कि आप इसकी, ठीक है ना, ओपेक की स्थापना को याद रखना। 1960 में बगदाद में, इराक में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ओपेक क्या करता है? तो ये वैश्विक ऊर्जा संकट को कंट्रोल करता है। और यूएई ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ये इसका फुल नाम है, को छोड़ने की क्या की है? घोषणा की है। तैयार कर लेना, आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, आपके लिए क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं बहुत शानदार क्लास के साथ। क्लास अच्छी लगती है निश्चित रूप से शेयर किया करें। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।